हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्स्को विद डॉक्टर शालिनी में। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स में ये देखा था कि किस तरह से हम टेबुलेशन बनाते हैं और किस तरह से इजी हो जाता है क्लासिफाई करना एक डेटा को टू गेट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीरीज। आज हम उसी की कंटिन्यूटी में आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं एक ही ग्लांस में किसी भी टेबल को देख के कि मेरे मेन पॉइंट्स या फिर मेरी फ्रीक्वेंसी, ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ज़्यादातर लोग किस बात को दिखा रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि पूरे भारत में बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, तो इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी सिटी है, आई एम सॉरी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स रिसाइड करते हैं। या फिर अगर मैं देखूँ वीडियोस की बात करें तो कौन से कुकिंग के ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, कौन से यूट्यूबर्स हैं, मतलब मेजॉरिटी क्या है। तो मैं एक सीरीज़ को देख के ये पता कर सकती हूँ कि जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट आ रहा है मेरी फ्रीक्वेंसी टेबल का, वो क्या है, कैसे पता कर सकती हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास रेस्पोंडेंट है 1 मिलियन, तो क्या मैं पता कर सकती हूँ कि एक सीरीज़ को देख के कि कितने लोग होंगे? नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम सेंट्रल वैल्यूज़ निकालते हैं एक सीरीज़ की। मान लीजिए मैं अगर सीरीज़ की बात करती हूँ तो यूट्यूबर्स अलग अलग सिटी से मैंने लिए। जैसे अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करती हूँ तो उसमें मैं लेती हूँ कि मुंबई, दिल्ली और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें कितने लोग हैं। तो जो सेंट्रल पोजीशन है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे सेंट्रल पॉइंट दिख रहे हैं, उससे मैं बता सकती हूँ कि इस सिटी के ज़्यादा लोग हैं। इसी तरह से एक बहुत ही नॉमिनल एग्जांपल है, आप सब चावल बनाते होंगे अपने घर में। तो क्या जब चावल बन जाते हैं तो आप एक एक चावल को देखते हैं कि भाई ये वाला पका या नहीं पका, ये वाला पका या नहीं पका? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। या आपकी मम्मी जब चावल बनाती हैं तो वो क्या करती हैं कि कुछ चावल निकालती हैं और उनको दबा प्रेस करके देखती हैं कि वो चावल बन गए या नहीं, और उसी के आधार पे वो डिसाइड करती हैं कि हाँ जी चावल पक चुके हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो आज का चैप्टर है सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एक जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब जो डेटा हमारे पास है उसके सेंट्रल पॉइंट्स क्या हैं। हम जब सेंट्रल पॉइंट्स को देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जी पूरे जो डेटा है वो उसी के इर्द गिर्द है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। जब भी हम किसी सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट जिस चीज़ के लिए बात करते हैं, दैट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी सीरीज। अब सेंट्रल पॉइंट हमने पता कर लिया। अब मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए सेंट्रल पॉइंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि हम उसे वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए जब हम किसी नेता को चुनते हैं तो हम इस तरह से चुनते हैं कि वो उस पूरे कस्बे या फिर पूरी उस लोकेलिटी की समस्याओं को रखेगा, यानी वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। सब लोग तो खड़े नहीं हो जाते चुनाव में, वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। उसी तरह से हम डेटा में भी देखते हैं कि एक जो किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ तक आपको क्लियर है सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग। अब हम ये देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के प्रकार क्या क्या हैं। तो जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे तो मेजरमेंट ऐसा होना चाहिए जो सबको रिप्रेजेंट करे, इजीली हम जिसे देख सकें, जिसको हम समझ सकें, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी से वो निकला होना चाहिए। ये हम बाद में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी वर्ड। अभी हम ये देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी किस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर, दैट इज़ एवरेज निकालना। मैं अगर कहीं की भी बात करूँगी तो मैं कहूँगी यार ऑन एन एवरेज तो ना 10 सब्जियाँ मिलती है एक वेंडर के पास में। मान लीजिए मैं सब्जी मार्केट में गई, वहाँ पे मैंने ये देखा कि एक काफ़ी सारे सब्जी वाले हैं, लेकिन कोई एक सब्जी वाला ऐसा है जिसके पास सारी सब्जियाँ हैं। ठीक है, उस सब्जी वाले के पास जब जाकर मैंने देखा तो उसके पास में एक वेजिटेबल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, वो है आलू, क्योंकि आलू की बहुत सारी सब्जियां बनती हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो मेन फिगर है वो आलू है, इसलिए तो सब्जियों का राजा कहते हैं उसे। चलिए जोक्स अपार्ट, तो
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। तो ये देखिए, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस भी कहते हैं क्योंकि वो एवरेज निकाल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ बेसिस के, तो ये इस चार्ट से आप इजीली समझ पाएंगे सारे के सारे सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स को। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस। तो इनका जो बेसिस है वो है पोजिशनल, यानी पोजीशन के आधार पर। सेकंड है अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स के आधार पर। और थर्ड है बिजनेस एवरेजेस। अब हम एक एक करके इन सारे एवरेजेस को देखते हैं। तो जब हम बेसिस की बात कर रहे हैं तो इनका बेसिस है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज बेसिकली पोजीशन पे डिसाइड होता है। इसमें मेनली आते हैं बहुलक, इसे हम हिंदी में भी लिख लेते हैं ताकि हिंदी के जो हमारे दोस्त हैं वो इजीली समझ पाए। इसे हम कहेंगे बहुलक और इसे हम कहेंगे माध्यिका। इसके बाद इसे हम कहेंगे गणितीय माध्य, हरात्मक माध्य, ज्यामितीय माध्य, अब देखिए, सबसे पहले हम बहुलक या मोड की बात करते हैं। मोड ये कहता है कि मैंने अगर एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, मान लीजिए कि हम किसी क्लास में साइंस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स कितने बच्चों के आए, उसका हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो देखिए, याद रखिएगा आप, मोड इज द फ्रीक्वेंसी और द नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं इस तरह से बात करती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स और यहाँ हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब मार्क्स है 1 2 3 4 5, मान लीजिए वो टेस्ट था और उसमें हमने 5 मार्क्स का ही टेस्ट था। यहाँ पर आते हैं 10 15 25 20 और 5, ये इतने, इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मोड इज व्हाट, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा मोड होगा। मोड क्या होता है कि जब भी हम किसी डेटा को इस तरह से देखते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डेटा आता है उसे हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 25 फ्रीक्वेंसी है जो कि है 3 नंबर की, यानी कि 3 मार्क्स की। तो आप ये याद रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर हमारा 25 नहीं होगा, आंसर हमारा 33 होगा, यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 मार्क्स नॉट 25। ये याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सभी बच्चे करते हैं। हमें यहाँ पर मार्क्स का बहुलक पता करना है, न कि फ्रीक्वेंसी का। वो बहुलक इसलिए बना है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। तो बहुलक वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं बहुलक की आगे बात करूँ, तो जब भी हम डिसाइड करते हैं, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमने 3 तरह की सीरीज़ देखी थी। फर्स्ट डिस्क्रीट सीरीज़ और सेकंड कंटिन्यूस सीरीज़, 2 तरह की हमने सीरीज़ देखी थी। तो फर्स्ट सीरीज़ जो है, जो कि इस तरह की है डिस्क्रीट सीरीज़, उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक और केस आता है कि ये आपके यहाँ पर 25 और 25 मान लीजिए 2 जगह पे आ गया, मान लीजिए 3 भी 25 बार आया है, 4 भी 25 बार आया है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आगे देखेंगे। अभी हम एक शॉर्ट सा ग्लांस ले लेते हैं सारे माध्यों का। अब हम आते हैं मीडियन। अब मोड वो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यानी सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी मोस्ट पॉपुलर। अब आता है माध्यिका। माध्यिका वो ये कहते हैं कि आप किसी भी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करिए और जो बीच की वैल्यू होगी ना, दैट इज माध्यिका, दैट इज मीडियन। तो एक बात क्लियर है कि ये जो सारे पोजिशनल हैं, ये डेटा की सीरीज की पोजीशन को देख के डिसाइड किए जाते हैं। अब कई बार ये बात आती है कि पोजीशन तो चेंज हो सकती है या 2 नंबर को एक जैसी पोजीशन मिल सकती है, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस केस में हम गणितीय माध्यों पे आते हैं, यानी अरिथमेटिक मीन पर आते हैं।
धीरे धीरे मैं आपको ये समझाती जाऊँगी और ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे जिसमें हम सारे माध्यों को पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम बहुलक की शुरुआत करते हैं। अब जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहली बात ये है, आपको एक वर्ड याद रखना है, मोस्ट अकर्ड या फिर मोस्ट अकरेंस। जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है, यानी बहुत बार हो रही है, बार बार हो रही है, सबसे ज़्यादा बार हो रही है, वही हमारा मोड होता है। अब इसे हम तीन तरह से देख सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन तरह की सीरीज़ दी होती है, तो तीनों तरीके अलग अलग होते हैं। फर्स्ट मैं बात करूँगी इंडिविजुअल सीरीज़ की। मान लीजिए कि हमें एक क्लास में मार्क्स हमें दिया गया है कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करती है, ठीक है, लिपस्टिक यूज़ करती है, या फिर कितनी लड़कियाँ मेकअप यूज़ करती हैं, मस्कारा यूज़ करती हैं, आईलाइनर यूज़ करती हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें डेटा दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मैं बात करूँ यहाँ पे लिपस्टिक यूज़र्स की, ठीक है, कि कितने लोग लिपस्टिक लगाते हैं। तो उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा है 3, यानी कि 3 ही हमारा बहुलक होगा। यानी मोस्ट अक्रेंस कौन से वैल्यू की है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 नंबर। तो जो हमारा मोड होगा दैट वुड बी 3, ठीक है। ये शेड हो सकता है, अगर हम लिपस्टिक की बात करें तो शेड नंबर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से मैं देखूंगी डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज किस तरह से होती है, मान लीजिए कि यही हमारे रेस्पोंडेंट 10 की बजाय n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, अगर ये हमारे यहाँ पर 100 होते और मैं यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी देती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था टेबुलेशन के अंदर कि बहुत सारा डेटा होता है तो हम उसे टेबल में दिखाते हैं। तो टेबल में हम किस तरह से दिखाएंगे, मान लीजिए मैं एग्जांपल चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर हम शेड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की बात कर रहे हैं। ये हमारे शेड नंबर है लिपस्टिक के। और इसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ पर 5 रिस्पोंडेंट है, यहाँ पर 10 है, फिर उसके बाद 15 लोगों ने ये किया, फिर 25 लोगों ने ये किया, फिर ये कम होता गया, ये हमारा 10, 5, 3, 7 और 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी है। अब इसे हम अगर देखना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी द मोड ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा, और हमारा जो 4 नंबर का शेड है वो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो मोड वुड बी शेड नंबर 4। तो इस तरह से हम मोड कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास रेस्पोंडेंट बहुत ज़्यादा थे और उसमें से ना कुछ लोगों को 3 और 4 दोनों नंबर पसंद आ रहे थे, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस केस में हम एक सीरीज़ को वर्ग में बांटेंगे। वर्ग मतलब क्लासेस, जो हमने कंटिन्यूस सीरीज में पढ़े थे लास्ट वीडियो में। तो उसी तरह से हम इसे देखेंगे और फिर कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब दोस्तों, जो हमने अभी तक के तरीके सीखे वो तो तब काम आते हैं जबकि हमारी एक पूरी सीरीज़ में बीच का हमें मिड पॉइंट पता चल जाता है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट में है। लेकिन कई बार ये होता है कि फ्रीक्वेंसीज बहुत इनवेरिएबल होती हैं, यानी फैली हुई होती है, स्कैटर्ड होती हैं, जिसे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, और अचानक से यहाँ भी ज़्यादा है। तो इसमें कोई भी मिड में नहीं है कि भी सारी फ्रीक्वेंसीज एक जगह पे स्कैटर हो रही हों, ये फैली हुई हैं। तो उस केस में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उस मेथड का नाम है ग्रुपिंग मेथड। हम ग्रुप्स बना लेते हैं और उस ग्रुप में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से हम एक छटी हुई यानी कि कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं और उसके मुताबिक एक फॉर्मूला लगा के हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा मोड क्या होगा। तो जिस तरह से देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें एक क्लास के मार्क्स हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है। तो आइए हम तरीका सीखते हैं हम किस तरह से इसमें मोड कैलकुलेट करेंगे। इस केस में जबकि ये कंटिन्यूस सीरीज है, देखिए हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और रेंज दी हुई है, उस केस में एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, जो फॉर्मूला इस तरह से है
L1 प्लस F1। F1 का मतलब होता है जो भी हमने फ्रीक्वेंसी, हमारा जो मोड एक ग्रुप है उसकी उसमें जो L1 है यानी कि लोअर लिमिट ऑफ दैट ग्रुप, ये होती है L1। F1 होती है वो फ्रीक्वेंसी जो इस ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की है, ये कहलाती है F1। और इसे हम कहते हैं F0 जो कि इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। F2 के लिए हम यूज़ करते हैं ये F2 जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। उससे पहले और I इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इंटरवल, क्लास इंटरवल यहाँ पर है 4। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और अच्छे से सीखते हैं कि किस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज में जबकि स्कैटर्ड डेटा होता है हम किस तरह से मोड कैलकुलेट करते हैं। तो इसका स्टेप 1 होगा, सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम दो के ग्रुप बना के इन्हें प्लस कर देंगे, ठीक है। इस केस में हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी बच जाती है और हमें सारी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो हमने टेबल बनाई है उसमें हमने 2 के लिए हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें प्लस कर देंगे 18, 22। अब हम सेकेंड लेते हैं जिसके अंदर हम एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, क्योंकि हमारी नीचे वाली छूट गई तो उसे लेने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी ऊपर छोड़नी होगी, हम इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनका टोटल लिया, इस तरह से हम बना देंगे ताकि हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अब इन दोनों का लेने के बाद इन दोनों का, तो 4 और 2, फिर ये दोनों 25 और 9। इसके बाद हमें 3 के ग्रुप लेने होंगे। ये हमने नेक्स्ट किया है 3 के ग्रुप 3, तो इसमें हम इन तीनों का लेंगे यानी कि 1, 2, 3, तो 10, 12 एंड 16, तो इनका टोटल होगा 38। इसके बाद हम लेंगे 14, 10 एंड 8, 32। इसके बाद हम 3 को लेंगे, 26। अब हम दोबारा से इसे छोड़ के और इन तीनों का लेंगे तो एक कॉलम और बनेगा जिसमें हम लेंगे 12, 16 और 14। तो हम इस तरह से एरो लगाएंगे, यहाँ आता है 42, फिर 10, 8 और 17, तो 10, 8 और 17, 35 और ये 2 बच जाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 के और 2 के पेयर बना लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखिए बहुत इजी है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम इस ग्रुप में उठाकर देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30 की, और 30 इन 2 से मिलकर बना है 12, 16 और 16, 20। तो हम इन दोनों जो हमारे इंटरवल्स हैं उन्हें अंडरलाइन करेंगे यानी टैली बनाएंगे उसमें। इसके बाद सेकंड में हमने देखा यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 28, और ये किन से मिलकर बना हुआ है 12 और 16 से। और इनके जो इंटरवल्स हैं, हमें मैं फिर बता रही हूँ, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, हमें वर्ग लेना है। हमें 8 और 12 से 16 यहाँ पर। इसके बाद आता है 24 मेरा कंप्लीट हो गया, 30 मेरा कंप्लीट, 28 कंप्लीट हो गया है। अब आता है 38 किन तीनों से बना है 10, 12 और 16। तो 4 से 8, 12 और 16। अब हम देखेंगे ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर 42 ज़्यादा है जो कि किससे मिलकर बना है 12, 16 और 14, दैट इज 8/12, 12/16 और 16/20। तो इस तरह से हम टैली करके फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 1, 3, 4 और 2। तो यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेके आपको ये
जो मेथड है वो बता दूंगी। अब इसके बाद ये हमें फ्रीक्वेंसियाँ कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसे देखते हैं ग्रुपिंग के बाद, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है हमारी 4 की। तो 4 के सामने जो भी हमारा वर्ग है दैट वुड बी, तो अब जब हमें फ्रीक्वेंसीज मिल गई है तो हम देखेंगे अगर मोटे तौर पे, तो जो 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जो 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारा वर्ग है, हमारा ग्रुप है 12 से लेके 16 तक। तो अब इस ग्रुप को जब हमें ग्रुप मिल गया है, बहुलक वर्ग कहते हैं इसे हम, यानी कि मोड ग्रुप, यानी मोड ग्रुप वुड बी इज इक्वल्स टू, ये होगा 12 से 16। तो ये हमारा ग्रुप है हमारा। अब हम सारे जो हमारे फॉर्मूला के वेरिएबल्स हैं उसे हम आराम से लिख लेते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा मोड ग्रुप हो गया 12 से लेके 16 तक। अब हमारा फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटू R, तो सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं। वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। L1 है हमारा, क्योंकि हमारा ग्रुप ये है तो L1 होगी उसकी लोअर लिमिट दैट इज 12। इसके बाद हम बात करते हैं F1 की। तो F1 का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है उस ग्रुप की, तो 12 से 16 की फ्रीक्वेंसी है 5। हमने यहाँ लिखा 5 माइनस ऊपर की फ्रीक्वेंसी है 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय F1, और F1 हमारा था जो कि ये है इंटू 3 माइनस F4 दैट इज 5 माइनस जो उसके वो नीचे की फ्रीक्वेंसी है वो होगी 3। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे वो हम लेंगे L1 यानी कि 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 प्लस, देखिए फ्रीक्वेंसी F1 हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये प्लीज़ याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी हमें ये वाली यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि F1 हमारा है, क्योंकि ये हमारा ग्रुप है तो ये हमारा F0 हुआ, ये हमारा F1 हुआ और ये हमारा F2 हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 हम लिख चुके हैं, F1 हम लिखेंगे 12 माइनस F0 हुआ 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 that is 12 minus F0 that is 16 and minus 14 multiplied by 12 से 16 का जो गैप होता है वो 4 होता है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद में हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा 14.06 मार्क्स, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मार्क्स की। तो जब भी हमारी सीरीज कंटिन्यूस सीरीज हो, उसके साथ ही साथ हमारी फ्रीक्वेंसियाँ स्कैटर्ड हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही हो, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है और ये विधि यूज़ करनी है ग्रुपिंग मेथड से टू कैलकुलेट द मोड। मैं आशा करती हूँ आपके लिए ये एपिसोड बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको मोड एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी वर्ड में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं हूँ आपकी दोस्त जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करूँगी। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।